समय का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा। धीरे धीरे जिंदगी के 7 महीने का लंबा समय बीत गया। इन 7 महीनों में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन परिवार वालों के बीच का प्यार और मजबूती वैसे ही बनी हुई थी। सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो चुके थे, लेकिन केंद्र में केवल एक ही शख्सियत थी, इशिका अग्निवंशी। ओल्ड अग्निवंशी मैंसन के विशाल और हवादार लॉन में सुबह का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत था। इशिका अब अपनी प्रेगनेंसी के 7वें महीने में प्रवेश कर चुकी थी। उसका छोटा सा बेबी बम्प अब साफ नजर आने लगा था। इन 7 महीनों में उसके चेहरे पर प्रेगनेंसी का ग्लो इस कदर चढ़ा था कि उसकी खूबसूरती पहले से कहीं ज़्यादा जादुई सम्मोहन लग रही थी। घर के हर एक सदस्य, सिया जी, राघव जी और समय समय पर आने वाले मिस्टर ठाकुर और सितारा जी, सब मिलकर इशिका का पल पल ख्याल रखते थे। उसे उस समय पर जूस देना, नारियल पानी पिलाना और उसकी छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा करना जैसे पूरे घर का सबसे बड़ा मिशन बन चुका था। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो शख्स इशिका के लिए पूरी तरह बदल चुका था, वह था खूंखार माफिया किंग अथर्व अग्निवंशी। अपनी बीवी को दिए गए वादे के मुताबिक अथर्व ने पिछले कई महीनों से ऑफिस जाना लगभग छोड़ दिया था। वह अपने बिजनेस का सारा काम घर से ही किया करता था। उसने मैंसन के एक हिस्से को ही अपनी हाईटेक कॉरपोरेट और माफिया कमांडर सेंटर में तब्दील कर दिया था, ताकि वह काम भी कर सके और अपनी जान से प्यारी पत्नी इशिका पर हर सेकंड नज़र भी रख सके। इशिका, मैंने कहा था ना, तुम्हें सीढ़ियाँ उतरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? अथर्व ने लैपटॉप साइड में रखते हुए कड़क लेकिन बेहद फिक्रमंद आवाज़ में कहा। वह तुरंत उसके पास बढ़ा और इशिका की कमर के पीछे हाथ लगाकर उसे सोफे पर बिठाया। इशिका ने मुस्कुराते हुए अथर्व का हाथ थाम लिया। अथर्व, मैं पूरे दिन बेड पर लेटे लेटे बोर हो जाती हूँ, थोड़ा बहुत टहल लें, डॉक्टर ने भी सही बताया है। अथर्व ने उसकी एक न सुनी और सर्वेंट आपको उसके लिए बादाम का दूध लाने का इशारा किया। इशिका अपने पति के इस पजेसिव और दीवानेपन को देखकर अंदर ही अंदर बेहद ही सुकून महसूस कर रही थी। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी और आसमान सितारों से सजा हुआ था। अग्निवंशी मैंसन का पूरा परिवार खाना खाकर सो चुका था। आरुष भी अपने दादा दादी के कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था। महल जैसे इस आलीशान मैंसन के सबसे सुरक्षित और भव्य कमरे में बेहद एक खूबसूरत और सुकून भरी शांति पसरी हुई थी। कमरे की दीवारों पर हल्की पीले रंग की नाइट लैम्प जल रही थी। इशिका बेड के सिरहाने मखमली तकिया का सहारा लेकर बैठी थी। 7वें महीने की वजह से उसकी सांसें थोड़ी भारी थी, लेकिन उसके चेहरे पर गर्भाशय का वह नूरी बग इस वक्त हल्की रोशनी में और भी ज़्यादा कातिलाना लग रहा था। अथर्व अपना सारा काम बंद करके उसके ठीक बगल में बैठा था। उसने दुनिया के सामने रहने वाले उस खूंखार माफिया की किंग वाले रूप को पूरी तरह उतार फेंका था। वह अब दीवानों की और फिक्रमंद पति की तरह इशिका के पैरों को धीरे धीरे सहला रहा था, ताकि उसकी थकान थोड़ी कम हो सके। अथर्व, बस कीजिए, मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा, अब आप भी आराम कीजिए, इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की। अथर्व ने उसकी आंखों में देखा, जिसमें उसके लिए बेइंतहा मोहब्बत तैर रही थी। उसने इशिका का हाथ उठाकर चूमा और अपनी गहरी आवाज़ में कहा, जब तक मेरी जान को पूरी तरह सुकून नहीं मिल जाता, इस अग्निवंशी को आराम कैसे मिल सकता है? इशिका, ये कहते हुए अथर्व थोड़ा आगे बढ़ा। उसने अपना बड़ा मजबूत हाथ बेहद कोमलता से इशिका के उभरे हुए पेट पर रख दिया। वह अपनी आने वाली संतान की धड़कनों को महसूस करना चाहता था। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। इशिका के पेट के अंदर एक हल्की सी हलचल हुई और नन्हे बच्चे ने पहली बार जोर से किक मारी। इशिका ने होठों पर एक हल्की सी सिसकी निकली, लेकिन उसके चेहरे पर दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान बिखर गई। अथर्व का हाथ जहाँ था वहीं रुक गया। वह पूरी तरह सतब रहा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपनी हथेली में नीचे उस नन्ही जान की पहली किक को साफ महसूस किया था। दुनिया के बड़े से बड़े दुश्मन के खून से खेलने वाला खूंखार माफिया किंग उस वक्त एक मासूम बच्चे की तरह मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। इशिका, इसने मुझे किक मारी, तुमने महसूस किया? अथर्व की आवाज़ में जो असीम खुशी थी, उसकी तुलना दुनिया की किसी भी दौलत से नहीं की जा सकती। अथर्व, मैंने महसूस किया, हमारा बच्चा बहुत ही नटखट होने वाला है, बिल्कुल आपकी तरह। इशिका ने हंसते हुए अथर्व के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे को चूम लिया। दोनों एक दूसरे को देखकर बेहद खुश थे। वे दोनों काफ़ी देर तक बेड पर लेटे रहे और अपने आने वाले बच्चे के बारे में बातें करते रहे। बस उस दिन का इंतजार था, कब 9 महीने पूरे होंगे, कब यह नन्ही जान उनकी गोद में होगी और पूरा अग्निवंशी मैंसन उसकी किलकारियों से गूंज उठेगा। बातें करते करते थकान की वजह से इशिका की पलकें भारी होने लगी और वह अथर्व के सीने पर सर रखकर गहरी और सुकून भरी नींद में सो गई। अथर्व ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे से जुल्फे को हटाया और माथे पर एक बेहद प्यार भरा गहरा किस किया।
थोड़ी ही देर बाद कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था गया। तभी अचानक वेबसाइट टेबल पर रखे अर्थव का पर्सनल फोन वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर उसके माफिया नेटवर्क के सबसे भरोसेमंद राइट हैंड का नाम फ्लैश हो रहा था। आधी रात को इस तरह फ़ोन आने का सिर्फ एक ही मतलब था कि कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई है। अथर्व के चेहरे पर वह नरम और प्यारा भाव पल भर में गायब हो गया। उसकी आंखों में तुरंत गंभीरता और कड़क हो गई। उसने सोई हुई ईशिका को एक नज़र देखा, कंबल को उसके ऊपर ठीक उठाया और बेखौफी से बेड से उठकर कमरे के से बाहर बड़ी कांच वाली बालकनी की तरफ चला गया। उसने पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि ईशिका की नींद न खराब हो। बालकनी में आते ही ठंडी हवा ने अथर्व के चेहरे को छुआ। उसने फ़ोन कान से लगाया और उसकी आवाज़ बर्फीली हो गई। आधी रात को फ़ोन करने की बजाय दूसरी तरफ से उसके राइट हैंड की थरथराती हुई घबराई हुई आवाज़ गूंजी। एक गंभीर खबर है, अंडरग्राउंड नेटवर्क से पता चला कोई अनजान शख्स हमारी लेडी बॉस के बारे में बहुत गहराई से छानबीन करने की कोशिश कर रहा है। वह पता लगा रहा है कि लेडी बॉस इस वक्त कहाँ है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट क्या है और उसकी सुरक्षा कैसी है। बॉस या कोई पुराना और बहुत ही शातिर दुश्मन लग रहा है। यही सुनना था कि अथर्व अग्निवंशी के अंदर सोया हुआ साक्षात शैतान जाग उठा। उसका चेहरा गुस्से से पूरी तरह लाल हो गया। अंधेरी बालकनी में उसकी आंखें खून की तरह लाल चमकने लगी। उसकी अपनी मुट्ठी बालकनी के लोहे की ग्रिल पर इतनी जोर से मारा कि लोहे की रोड हल्की सी मुड़ गई। किसकी मौत आई है जो मेरी बीवी पर नज़र रखने की हिम्मत कर रहा? अथर्व की आवाज़ भले ही धीमी थी, लेकिन वह इतनी भयानक और जानलेवा थी कि फ़ोन से दूसरी साइड वाला इंसान डर के मारे काँप उठा। बॉस हम उस आदमी के बैकग्राउंड को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसने अपने सारे आईपी एड्रेस और नेटवर्क को डार्क वेब पर छुपा लिया। राइट हैंड ने डरते हुए कहा। कोई बहाना नहीं चाहिए। अथर्व ने अपनी कटेली और खौफनाक आवाज़ में अल्टीमेट दिया। सुनो, कान खोलकर, उस कमीने को कभी यह भनक नहीं लगनी चाहिए कि मुझे उसके बारे में पता चला गया है। ईशिका की प्रेगनेंसी और उसकी पल पल की खबर इस मैंसन से बाहर किसी को नहीं लगनी चाहिए। आज से और इसी वक्त से ओल्ड अग्निवंशी मैंसन की सिक्योरिटी और शार्प शूटर मैंसन के चारों तरफ से छिपे होने चाहिए। मैं अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे को लेकर दुनिया का 1% रिस्क भी नहीं लेना चाहता। अगर ईशिका के पास एक परिंदा भी पर मारने की कोशिश करे तो उसे वही ढेर कर देना, अंडरस्टैंड? ओके बॉस, अभी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। दूसरी तरफ से कॉल तुरंत कट गया। अथर्व ने अपने फ़ोन को जेब में रखा और अपने एक गहरी और भारी सांस ली। उसके चेहरे पर गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने बालकनी से नीचे देखा जहां उसके ब्लैक सूट वाले बॉडीगार्ड ने तुरंत अपनी पोजीशन संभालनी शुरू कर दी थी। वो धीरे से बालकनी का दरवाज़ा खोलकर वापस कमरे के अंदर आया। कमरे की हल्की रोशनी में जब उसने बेड पर सोई हुई ईशिका के बेतमासूम और शांत चेहरे को देखा तो उसका गुस्सा एक पल में पिघल गया। वह अपनी इस पत्नी के लिए पूरी दुनिया को आग लगाने की ताकत रखता था। अथर्व धीरे से बेड पर ईशिका के बगल में लेट गया। उसने ईशिका को बहुत ही कोमलता से अपने मजबूत सीने से हटा लिया और उसके माथे को दोबारा चूमते हुए मन ही मन बेहद दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा ईशिका, कभी नहीं। और हाँ, नहीं, हमारे इस आने वाले बच्चे का कोई भी हमारी खुशियों के बीच आने की कोशिश करेगा तो मैं उसका वजूद इस धरती से मिटा दूंगा। ईशिका ने नींद में इस सुकून से अथर्व की शर्ट को अपनी उंगलियों में बीच लिया, मानो से एहसास हो गया हो कि उसका रक्षक उसके पास है। अथर्व ने भी उसे अपने बाहों के कड़े गहरे में कस लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। बाहर खतरा बढ़ रहा था, लेकिन इस कमरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसका मुकम्मल प्यार था। कल गोद भराई का बड़ा दिन था, इसलिए सुबह से ही ओल्ड अग्निवंशी मैंसन के विशाल हॉल में गुलजार था। सोफे पर राघव जी, सिया जी के साथ साथ मिस्टर ठाकुर परिवार और ओबरॉय परिवार सभी एक साथ बैठे थे। टेबल पर कागजात फैले हुए थे। अथर्व के फैसले के अनुसार लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ बेहद करीबी रिश्तेदारों के ही नाम शामिल थे। अथर्व ने कहा कि ईशिका की गोद भराई में सिर्फ करीबी रिश्तेदार ही होंगे और सभी परिवार वाले उसकी बात से सहमत थे। सिया जी ठाकुर परिवार की तरफ से बुलाई गई मौसी जी और बुआ जी की लिस्ट पूरी हो गई है। सितारा जी ने डायरी बंद करते हुए कहा। मिसेज ओबरॉय ने भी मुस्कुराते हुए हामी भरी। और हाँ, हमारे ओबरॉय खानदान से भी बस कुछ गिने चुने ही 4 लोग ही आ रहे हैं। इस तरह भीड़ भी नहीं होगी और हमारी ईशिका को कोई थकान भी नहीं होगी। ईशिका अपने 7वें महीने के खूबसूरत प्रेगनेंसी ग्लो के साथ सोफे पर बैठी इन सब की बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और निश्चित कर देने वाली सुकून वाली मुस्कान थी। इसी दौरान हॉल के दूसरी तरफ कांच के बड़े दरवाजे के पास अथर्व अपने ब्लैक फॉर्मल सूट में खड़ा था। उसके सामने उसके माफिया नेटवर्क का सबसे वफादार कमांडो और मैंसन के हेड बॉडीगार्ड कतार में खड़े थे। अथर्व का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। उसकी गहरी आंखों में एक पल के लिए भी ढील नहीं थी। वह बेहद ठंडी और भारी आवाज़ में अपने बॉडीगार्ड को कड़े इंस्ट्रक्शन दे रहा था। ध्यान से मेरी बातें सुनो, अथर्व की ठंडी आवाज़ गूंजी। कल मैंसन के अंदर आने वाले हर एक मेहमान, रिश्तेदार, यहाँ तक कि वेटर्स की और कैटरिंग स्टाफ तक की 3 बार गहन चेकिंग होनी चाहिए।
मेंटल डिटेक्टर से लेकर उनके आईडी कार्ड तक सब कुछ पूरी तरह वेरीफाई होने चाहिए। अगर किसी भी गाड़ी या इंसान पर जरा सा भी शक हो तो उसे मैंसन के गेट से बाहर ही रोक लिया जाए। मुझे लेडी बॉस और हमारे होने वाले बच्चे की सुरक्षा में एक सुई के बराबर भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। यस बॉस, आप बिल्कुल चिंता न करें, सुरक्षा कड़ी होगी। हेड बॉडीगार्ड्स ने अदब से सिर झुकाकर इसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए और अपने अपने कामों में बिजी हो गए। पूरा दिन इसी भागदौड़ में बीत गया और साल रात ढलते ही अगला दिन आ गया। आज इशिका की गोदभराई का ग्रैंड दिन था। भले ही मेहमान गिने चुने थे, लेकिन अग्निवंशी मैंसन की सजावट किसी शाही महल से कम नहीं थी। मैंसन पूरे को सफ़ेद और पेस्टल पिंक रंग के मखमली पर्दों और ताज़ा मोगरे और विदेशी ट्यूलिप के फूलों से बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। हॉल के बीचों बीच एक आलीशान सोने की नक्काशीदार शाही कुर्सी रखी गई थी, जिसे फूलों की बड़ी सी रंगोली से घेरा गया था। इशिका इस कुर्सी पर विराजमान थी। उसने एक बेहद कीमती डार्क पिंक और गोल्डन बॉर्डर वाली बनारसी सिल्क साड़ी पहनी थी। कानों में भारी झुमके और उसके चेहरे पर गर्भाशय का वह अद्भुत नूर उसे किसी देवी की तरह दिखा रहा था। अग्निवंशी मैंसन में इशिका की गोदभराई का पवित्र फंक्शन अब अंतिम पड़ाव पर था। बड़ों की रस्मों और सुकून का कंकन पहनना और दुआएं देने का सिलसिला पूरा हो चुका था। हॉल में मौजूद सभी करीबी रिश्तेदार और बड़ों के चेहरे पर असीम संतुष्टि थी। इस पूरे समय ऊपरी बालकनी पर खड़े हमारे माफिया किंग अर्थर अग्निवंशी की गहरी और कटीली नज़र एक पल के लिए भी इशिका से नहीं हटी थी। वह उसकी हर हरकत पर पैनी नज़र बनाए हुए था। जैसे ही फंक्शन की मुख्य रस्में पूरी हुई, सभी मेहमान और परिवार के लोग डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ने लगे और खाने पीने में बिजी हो गए। इशिका को लगातार बैठे रहने की वजह से थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी, इसलिए वह फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ जाने लगी। अपनी बेस्ट फ्रेंड का ख्याल रखते हुए मीरा भी तुरंत उसके साथ हो ली।